Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि टाइम सीरीज होती क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और टाइम सीरीज को एनालाइज करने के लिए क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, आज हम उसका सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हम जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। आज हम सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि व्हाट टाइम सीरीज एंड टाइम सीरीज एनालिसिस इज ऑल अबाउट। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं टाइम सीरीज क्या होता है। तो देखिए, हम जब बात करते हैं, जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट हैं या जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहता है आज के टाइम में कि उन्हें फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली हैं वो प्रिडिक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो उनका क्या काम रहता है, उनको रहता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले साल में या आने वाले कुछ सालों में हमारी सेल्स कैसी रहेंगी, राइट। उसी तरीके से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके लिए क्या टास्क रहता है कि वो देखें फॉर एग्जांपल कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रहेगी, क्योंकि उस पे डिपेंड करेगा कि हमें कैसी जॉब्स प्लान करनी है, जॉब्स का सप्लाई कैसा रहेगा, या पॉपुलेशन के हिसाब से हमें कितना फूड सप्लाई करने की जरूरत है। वैसे ही बिजनेसमैन को रहता है कि सेल्स किस तरह की होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको प्लान करेंगे ताकि हम आने वाली जो हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड है हम उसको मीट कर सके। ना तो हमारे पास एक्सेस में स्टॉक पड़ा रहे क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा, और ना ही इनएडिक्वेट स्टॉक हो कि हम डिमांड को ही मीट ना कर पाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो टाइम के अकॉर्डिंग वो एनालाइज करते रहते हैं चीजों को, कि जैसे हम देखते हैं ऑब्वियसली अगर हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो हमें पास्ट ट्रेंड थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सेल्स कैसी रही, तो वो कैसा पैटर्न रहा उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया होगा कि आने वाले सालों में वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसी तरीके से हम जैसे देखिए गोल्ड की प्राइसेस होती हैं, तो आज के टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस हमेशा इंक्रीज ही करती हैं। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, कभी कम ज्यादा होता रहता है, बट अगर हम पिछले कई सालों से, आज से 40-50 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो लगातार गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज ही हुई हैं। बीच में कभी कम ज्यादा होती रहती हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली टाइम सीरीज की जब हम बात करते हैं वो होती क्या है, जहां पर हम अपने डेटा को स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा यहाँ पर क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो अगर हम हमारे बिजनेस की सेल्स देखें, प्रोडक्ट की सेल्स देखें, तो अगर हम बोलते हैं जैसे अभी 2025 चल रहा है तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सपोज 2015 से। ठीक है, तो हमने हर साल का डेटा नोट डाउन किया, 2015, 16, 17, 18 अप टू 2024। ठीक है, तो हमने ये जो हर साल की सेल्स नोट डाउन की है ना, ये हमारी बनाती हैं टाइम सीरीज, राइट। तो बेसिकली हमारे यहाँ दो वेरिएबल्स क्या हैं, एक तो है हमारा टाइम पीरियड और दूसरा है जो हमारा वेरिएबल है जिसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक है टाइम और दूसरा है जिस वेरिएबल को हमने स्टडी करना है, राइट। तो चलिए अब कुछ डेफिनेशंस की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम सीरीज एग्जैक्टली होती क्या है, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट पर मिल जाए। तो आइए देखते हैं सम डेफिनेशंस ऑफ टाइम सीरीज। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशंस लिख रखी हैं। पहली डेफिनेशन, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अभी तक की जो भी रिकॉर्ड्स हमने टाइम के अकॉर्डिंग किया है उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, a time series consists of statistical data which are collected, recorded, and observed over successive increments of time. तो basically इन definition से आपको एक ही मतलब निकल के आता है, बट कुछ अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए आगे है,
when quantitative data are arranged in the order of their occurrence, जिस ऑर्डर में वो चीजें हैपन हुई हैं हम उसी सीक्वेंस में उस डेटा को लिख रहे हैं, तो the resulting statistical series is called a time series, right? और लास्ट में एक और डेफिनेशन है, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम्स, यूजुअली एट इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, यूजुअली हम इक्वल इंटरवल्स लेके चलते हैं। अब ये जो टाइम सीरीज की हम बात कर रहे हैं, यहां से हमें क्या समझ आता है कि बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स क्या रहते हैं, वन इज टाइम पीरियड एंड द अदर इज द वेरिएबल अंडर स्टडी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, रिग्रेशन एनालिसिस के साथ। रिग्रेशन में भी हमारे पास दो वेरिएबल रहते थे ना, एक्स एंड वाई, अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ दो वेरिएबल्स लेते थे, यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है टाइम पीरियड, एक है वेरिएबल अंडर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ सेल्स की बात करते हैं या प्रोडक्शन की बात करते हैं या पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। अब यहाँ पर जब हमने रिग्रेशन की बात की थी तो हमने बोला था वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे ही जब हम टाइम सीरीज की बात करेंगे तो देखिए, अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंड करती है। हम क्या बोलेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में चेंज आता है, या टाइम के अकॉर्डिंग हमारी सेल्स में चेंज आता है, या टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज आता है, या टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन में चेंज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट बाकी चीजें टाइम पे डिपेंड कर रही हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में एक चीज फिक्स हो जाएगी, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और जो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं हम उसको कंसिडर करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो टाइम पीरियड जो है वो जरूरी नहीं है ईयर्स में ही हो, इट कैन बी मंथ्स, इट कैन बी आवर्स, इट कैन बी ऑन डेली बेसिस, इट कैन बी इन सेकेंड्स। ठीक है, एक सेकेंड में, सेकेंड दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में क्या चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम पीरियड हमारा, इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है। राइट, तो आई होप ये एटलीस्ट आपको इतना समझ आया होगा कि टाइम सीरीज क्या होती है। तो हमारा जब डेटा, कोई भी वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम टाइम पीरियड, सम पॉइंट ऑफ टाइम्स, तो वो हमें देता है टाइम सीरीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, हमें ये क्यों पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम सीरीज, पहला है इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर। हमने जब कुछ सालों का डेटा नोट कर लिया और फिर हमने उसको एनालाइज किया, तो हमें कुछ चीजें समझ आती हैं कि इतने सालों में क्या चेंजेस आई हैं, कौन सी चीजें कांस्टेंट रही, कौन सी चीजें चेंज हुई, और उनकी वजह से क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस किस में हेल्प करता है, इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर। दूसरा है इट हेल्प्स अस इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस। ऑब्वियसली हम फ्यूचर ऑपरेशंस कब हम डिसाइड कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, जब हमें पिछला पैटर्न पता हो। हमने पिछले सालों का डेटा स्टडी किया, उससे हमें चीजें पता चली कि क्या चीजें ठीक चल रही हैं, क्या खराब चल रही हैं, उसके हिसाब से हम आगे की चीजें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तीसरा है इट हेल्प्स अस इन इवेलुएटिंग करंट अकम्पलिशमेंट्स। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस हमें किसमें हेल्प करता है कि जो हमने आज अचीव किया है वो उसको इवेलुएट करने में हेल्प करता है। इवेलुएट करने का मतलब है कि जो हमारी सपोज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, कि हमने सोचा था कि हमारी इस साल में कितनी सेल्स होंगी, से 10 लाख की सेल्स होंगी, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ 9 लाख की हुई या 9.5 लाख की हुई। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, कि हम इवेलुएट कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड था उससे हमें ज्यादा मिला, या उतना मिला, या उससे कम मिला। राइट, उसके बाद आता है इट हेल्प्स और इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना, वी कैन कंपेयर डिफरेंट टाइम सीरीज। ठीक है, हम चीजों को एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट टाइम सीरीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज हमने जो हमारी सेल्स है हमने देखी 2010 से लेकर 2015 तक किस तरह की सेल्स थी, फिर 2016 से लेकर 2024 तक कैसी सेल्स थी। हम इन दो टाइम सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सपोज एक डिकेड में क्या क्या चेंजेस थी, क्या क्या चीजें सेम रही, क्या क्या फ्लक्चुएशंस हुई, कब
फ्लक्चुएशंस हुई और उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। हमने एक डिकेड में स्टडी किया, फिर हमने दूसरे डिकेड में स्टडी किया, और उन 2 डिकेड्स में क्या डिफरेंसेस थे हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टाइम सीरीज एनालिसिस की हेल्प से ये कंपैरिजंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है हमें टाइम सीरीज स्टडी करने में। अब टाइम सीरीज हमें फ्यूचर का, हम ये नहीं कहते कि हमें 100% फोरकास्टिंग सही रहती है, बट एटलीस्ट हमें एक रफ एस्टिमेट मिल जाता है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो टाइम सीरीज हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती हैं, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ठीक है, हमें ये बहुत हद तक, काफी हद तक हेल्प करती हैं चीजों को एनालाइज करने में और फ्यूचर को प्रोडिक्ट करने में। ठीक है, तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम सीरीज। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। Okay, so let's talk about components of टाइम सीरीज। तो components बेसिकली क्या मतलब है, देखिए हमारी जो टाइम सीरीज होती है, हम जैसे कहते हैं ना कि टाइम के साथ हमारे वेरिएबल की वैल्यूज में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि पिछले साल सेल्स कुछ और थी, उससे पिछले साल कुछ और सेल्स फिगर्स थी, उससे पिछले साल कुछ और थी। यहाँ हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो भी चेंज होती रहती है। अब ये जो चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, उन चेंजेस को या उन वेरिएशंस को या उन फ्लक्चुएशंस को क्लासिफाई किया जाता है इन 4 टाइप्स में। बेसिक ये 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कह सकते हैं, या फ्लक्चुएशंस कह सकते हैं, या वेरिएशंस कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ओवरऑल टाइम सीरीज है उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, या हम कह सकते हैं इसको कंपोनेंट्स क्या है हमारे, या हमने मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज secular trend, then seasonal variations, cyclical variations and irregular variations। ये नाम आपने अच्छे से याद करने हैं क्योंकि कई बार थ्योरी में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो आपको इन चारों कंपोनेंट्स को मेंशन करना है और फिर इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो क्या बोला हमने, फर्स्ट इज सेक्युलर ट्रेंड, द अदर इज सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस। तो आइए अब इन सबको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी वेरिएशंस होती हैं। तो द फर्स्ट कंपोनेंट इज सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड, ट्रेंड देखिए यूजुअली आपने ये वर्ड सुना होगा। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम यूजुअली बोलते हैं राइजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, या राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, या राइजिंग या डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, राइजिंग डिमांड या फिर फॉलिंग डिमांड। ठीक है, तो ट्रेंड बेसिकली क्या होता है कि जो एक चीज कॉन्टिन्यूसली, कोई चीज, समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, अब सेकुलर ट्रेंड जब हम बोलते हैं, यहाँ हम टर्म यूज कर रहे हैं सेकुलर ट्रेंड, तो बेसिकली ये जो सेकुलर वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेक्युलम, और इसका मतलब क्या होता है, हम इसे बोलते हैं दिस इज, इट मींस जनरेशन और एज। तो एक जनरेशन मतलब एक काफी लंबा टाइम पीरियड, तो इसीलिए जब हम सेक्युलर ट्रेंड की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, चेंजेस दैट हैपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं 8-10 साल, एक डिकेड की बात करते हैं, या 20 सालों की बात करते हैं, या 40 सालों की बात करते हैं। जब हम एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ एक दो चीजें समझने वाली हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सेकुलर ट्रेंड जो है इट रेफर्स टू जनरल टेंडेंसी ऑफ डेटा टू ग्रो और डिक्लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से ग्राफ में बनाते हैं। अगर हम सपोज कोई डेटा लेते हैं उसमें फ्लक्चुएशंस इस तरीके की आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी क्या है, हमें एक राइजिंग पैटर्न मिल रहा है ना। तो जब हम एक लॉन्गर पीरियड, देखिए सपोज ये डेटा है हमारा से 2000 का, फिर हमने लिया 2002 का, दो दो साल के गैप पे ले लिया। ठीक है, 2004, 2006। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमें जो डेटा मिला ये मिल रहा है 2008। ठीक है, तो हमने 8-9 साल का डेटा लिया और उसमें हमने देखा कि एक जनरल टेंडेंसी क्या है, राइजिंग पैटर्न है। ठीक है, तो ये जो हम लॉन्ग टर्म पे स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हम यहाँ बोलते हैं व्हाट इज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम यहाँ ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम 8, 10, 20, 40 सालों को ही
बोलेंगे कि ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। बेसिकली ये जो लेंथ ऑफ टाइम है जिसको हम बोल रहे हैं अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ डेटा कि हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट सेल्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो सेल्स हम 1-2 साल वाले को लंबा पीरियड नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर हम 8-10 साल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 8-10 सालों में ये पैटर्न हमें मिला है कि हमारी सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं या डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम कुछ जैसे मेडिकल साइंसेज में हम स्टडी करते हैं, तो अगर हम वहां स्टडी कर रहे हैं, सपोज इफ वी पुट अ स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड, हम ये यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी लगे। सपोज वी आर पुटिंग स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड इनटू अ बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, सपोज हमें किसी चीज का इफेक्ट स्टडी करना है। ठीक है, हम देख रहे हैं हमने एक जर्मिसाइड हो गया जो जर्म्स को किल करता है। ठीक है, तो हमने एक बैक्टीरियल कल्चर में एक जर्मिसाइड पुट किया और हमने स्टडी किया उसको कि ये कितने टाइम में ये जर्मिसाइड डालने के बाद भी जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने देखा कि एवरी 10 सेकेंड्स हमने स्टडी किया और हमने देखा कि सपोज एवरी 10 सेकेंड्स हमने देखा कि 8 बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। ठीक है, और ये चीज हमने स्टडी की सपोज 8-10 मिनट के लिए। तो अगर हर 10 सेकेंड के बाद हम ये रीडिंग ले रहे हैं तो 10 मिनट में कितनी सारी रीडिंग्स हमें मिल जाएंगी, है ना। तो इस केस में, ऐसे केस में ये जो हमारा 10 मिनट का भी टाइम पीरियड है ना, ये इसे हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा नेचर ऑफ डेटा है वो डिसाइड करता है कि जो हम टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं, टाइम सीरीज ले रहे हैं, वो उसे हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके हिसाब से बोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और दूसरा पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं सेक्युलर ट्रेंड में, हम बोल रहे हैं जनरल टेंडेंसी ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ना, जब राइजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली राइज ही कर रहा है। ऑब्वियसली बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं, कभी वैल्यू कम ज्यादा होती है, लेकिन हम लॉन्गर पीरियड पे जब देखते हैं तो एक क्या टेंडेंसी निकल के आ रही है, उसे हम बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब हम राइजिंग ट्रेंड वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा बढ़ ही रहा है, या फिर अगर फॉलिंग ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हमेशा कम ही हो रहा है लगातार। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम एक लॉन्गर पीरियड पे स्टडी कर रहे हैं तो ओवरऑल टेंडेंसी क्या निकल के आती है उस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है। ठीक है, जैसा हमने पहले भी कहा था, हम गोल्ड प्राइसेस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि गोल्ड प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही हैं, या पेट्रोल की प्राइसेस हैं तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही हैं, बीच में कम भी तो होती हैं कभी, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी उसकी क्या है, ओवरऑल टेंडेंसी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीजें हैं जो आपको थोड़े दिमाग में रखनी है जब हम बात करते हैं सेक्युलर ट्रेंड की। ठीक है, तो ये तो होगी बात सेक्युलर ट्रेंड की। आइए अब हम दूसरे कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। Okay, so the second component is seasonal variations. अब seasonal variation जब हम term use करते हैं season, तो हमें क्या चीज समझ आती है, जैसे हमारे एक साल में 3-4 सीजन्स हैं और वो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर डे से ही नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बट एक पैटर्न है जो 12 महीने में रिपीट करता है। 3-4 महीने एक सीजन रहेगा, फिर 3-4 महीने एक सीजन रहेगा, फिर 3-4 महीने एक सीजन रहेगा। ठीक है, समर्स, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग, जो भी हम सीजन्स देखते हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट सीजनल वेरिएशंस तो हम क्या चीज बोल रहे हैं, ऐसा पैटर्न या ऐसे चेंजेस जो रिपीट होते हैं विद इन वन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है स्टडी करना, क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं वो सीजनल वेरिएशंस की वजह से आते हैं। ठीक है, तो वो अब इसमें दो फैक्टर्स मेन क्या है, फर्स्ट इज क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस, दूसरा है कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स। ठीक है, अब पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस की, तो अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल विंटर्स के टाइम पे हमारे जो वोलन क्लोथ्स हैं या रूम हीटर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो बिजनेसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है अपना सारा प्रोसेस। वैसे ही अगर हम समर्स की बात करें तो उस टाइम पे टी एसीज, रेफ्रिजरेटर्स,
कॉटन के कपड़े, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंगली बिजनेसमैन जो है उनको एडजस्ट करना पड़ता है सारा प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स। अब ये सीजनल वेरिएशन में क्यों आया है? क्योंकि कुछ हमारे ट्रेडिशंस हैं, जैसे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, या हमारे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दिवाली के टाइम पे अगर हम देखते हैं, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ठीक है, होली हो गया, जो हमारे मेन फेस्टिवल्स हैं, इन फेस्टिवल्स के टाइम पे ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाती है फॉर स्वीट्स, ठीक है, मिठाइयाँ ज़्यादा बिकती हैं। या रक्षाबंधन के टाइम पे देख लो, तो उस टाइम पे मिठाइयाँ ज़्यादा बिकती हैं। फिर लोगों को कैश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उन्हें गिफ्ट्स खरीदने हैं, चीज़ें खरीदनी है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जो बैंक्स हैं उनको ज़्यादा एक्टिवली काम करना पड़ता है, उनको कैश अवेलेबल रखना पड़ता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे स्कूल्स हैं, जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो वो जो 2-3 महीने होते हैं उस टाइम पे जो बुक सेलर्स हैं उनके वहां पर किताबों की, नोटबुक्स और सारी स्टेशनरी आइटम्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनको ज्यादा स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि महीने के स्टार्टिंग में जैसे जब सैलरी आती है तो उस टाइम पे लोग ज्यादा पैसे निकालते हैं क्योंकि उन्हें मंथली जैसे घर का राशन लाना है, कुछ चीजें होती हैं वो खरीदनी है, ठीक है। जो मतलब मंथली रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम पूरा महीना ही छोटी छोटी चीजें वो जो खरीदते हैं वो अलग है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं घर की रिक्वायरमेंट के लिए, हाउस होल्ड चलाने के लिए, वो हम शुरू में ही खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये है जो हमारे मंथली बेसिस पर रिपीट हो रही हैं कुछ चीजें, या फिर फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग रिपीट हो रही हैं, और ये हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा फिक्स्ड डे और टाइम नहीं होता है, बट थोड़ा सा टाइम आगे पीछे अगर हम करके चलें तो हमारे उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस आते हैं। तो सीजनल वेरिएशंस हम क्या बोलते हैं? वो वाले चेंजेस जो हमारे विद इन 1 ईयर या विद इन 12 मंथ्स हमारे रिपीट होते हैं, चीजें, पैटर्न, ठीक है। तो वो आ गई हमारी सीजनल वेरिएशंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज साइक्लिकल वेरिएशंस। तो साइक्लिकल वेरिएशंस की हम कब बात करते हैं? जब जो हमारे चेंजेस हैं वो विच लास्ट मोर देन अ ईयर, ठीक है। जैसे सीजनल वेरिएशंस की हमने बात की कि एक साल के विद इन 1 ईयर जो चेंजेस आते हैं, जो पैटर्न्स बनते हैं, वो सीजनल वेरिएशंस में आते हैं। जब हम एक साल से ज्यादा की बात करते हैं वो होते हैं हमारे साइक्लिकल वेरिएशंस। और यहाँ टर्म से क्या पता चलेगा? साइकिल का मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जैसे आई होप आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, बिजनेस साइकिल्स। तो बिजनेस साइकिल्स में बेसिकली 4 फेजेस यूजुअली रहते हैं, वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो हम बोलते हैं इस तरीके से कुछ ये बिजनेस साइकिल्स बनते हैं। और ये बिजनेस साइकिल कैसे? देखिए, जब हमारा बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा है, ये प्रॉस्पेरिटी वाला फेज होता है। फिर एक टाइम पे मेच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन करने लग जाता है। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ये डिप्रेशन वाला टाइम आता है। और फिर एक टाइम के बाद फिर से इम्प्रूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये साइकिल जो है, अब ये फेज जो है पूरा बिजनेस साइकिल, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। कई बिजनेसेस का ये टाइम 10 साल में ही आ जाता है, कईयों का 20 साल में भी आता है, कईयों का हो सकता है 30 साल में भी ना आए, कईयों का 40 साल में आए, ठीक है। तो ये बिजनेस साइकिल वेरी करता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस हमेशा ही प्रॉस्पर करेगा या हमेशा ही डिक्लाइन में रहेगा। हाँ, जो बहुत ज्यादा देर तक डिक्लाइन में रहेगा वो अल्टीमेटली वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक जनरल टेंडेंसी देखें तो ये बिजनेस साइकिल्स रिपीट होते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में भी जैसे आप देखेंगे कभी रिसेशन आता है, कभी बूम पीरियड होता है, बिजनेसेस बहुत फ्लरिश करते हैं, प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाती है, धीरे धीरे प्राइसेस फॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल सारा रिपीट होता रहता है। तो ये जो साइक्लिकल वेरिएशंस हैं विच लास्ट मोर देन अ ईयर, वो आते हैं हमारी साइक्लिकल वेरिएशंस के अंडर, राइट। चलिए, लास्ट कंपोनेंट आता है हमारा, देखते हैं। लास्ट कंपोनेंट इज इरेगुलर वेरिएशंस, ठीक है। अब नाम से ही पता लगता है इरेगुलर मतलब
इसका कोई पैटर्न हम नहीं मान के चल सकते। ये इरेगुलर है, रैंडम है, इराटिक है या एक्सीडेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। अब ये वाली वेरिएशंस किस वजह से आती हैं? ऑब्वियसली अगर ये रैंडम है तो कुछ रैंडम चीजें होती हैं या अचानक कोई चीज हो जाती है जिसकी वजह से ये वेरिएशंस होती हैं। और ये अचानक वाली क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, बताकर नहीं आएगा ना, कभी भी आ सकता है। फिर स्ट्राइक्स कभी भी हो सकती हैं, वॉर्स कभी भी हो सकती हैं, ड्रॉट सूखा बाढ़ कभी भी आ सकती है, ठीक है, ड्रॉट, फेमाइन्स, फ्लड्स, ठीक है। तो इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अचानक ही हो जाती हैं, वो हमारी आती हैं इरेगुलर वेरिएशंस में, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 कंपोनेंट्स: सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब एक छोटे से ग्राफ की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने 4 कंपोनेंट्स सिखाए हैं वो कैसे, एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि वो कैसे दिखते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज हैं उनको एक ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश की है। यहाँ पर हम जो वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं दैट इज सेल ऑफ कोला। और एक्स एक्सिस पर अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने टाइम पीरियड शो किया है, ईयर 1993 से लेकर 2007 तक का डेटा है। और वाई एक्सिस पर हमने लिखा है कि कितने मिलियन बॉटल्स की सेल हुई है, ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18, 20 मिलियन बॉटल्स, राइट। अब जब हमने 93 से लेकर 2007 तक का डेटा प्लॉट किया तो जो हमें वैल्यूज मिली उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये जो आप कर्व से देख रहे हो ना इस तरीके से, यहाँ पर मेंशन भी किया, देखिए ए इज द ओरिजिनल डेटा, ठीक है। जो हमें टाइम सीरीज का जो भी हमें डेटा मिला हर साल का, वो हमने जब पॉइंट्स प्लॉट किए और उनको ज्वाइन किया तो हमें ये इस तरह के ये ग्राफ मिला है, ठीक है, ये पैटर्न मिला। फिर इधर से हमने समझने की कोशिश की कि हमारा ये, आप देखो कि अगर ये पैटर्न ओवरऑल अगर देखें इतने सालों का, ये एक जनरल टेंडेंसी है ऑफ राइजिंग, ठीक है। और इसीलिए हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये लाइन अगर आप देख पा रहे होंगे, इसको हमने मेंशन भी किया है, देखिए बी, ये जो बी है, ये लाइन, दिस इज द सेक्युलर ट्रेंड। और जो बीच में साइक्लिकल वेरिएशंस आई हैं वो ये है इस तरीके से। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, देखिए एक साइकिल जैसा बन रहा है पूरा, ये साइक्लिकल वेरिएशंस है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा साइकिल जैसा बन रहा है जो रिपीट हो रहा है, इंक्रीज देन फॉल, देन इंक्रीज देन फॉल। तो इंक्रीज फॉल तो आप पहले वाले में भी जो ओरिजिनल डेटा है उसमें भी देख रहे हैं, लेकिन वहां पर बड़ा ऐसे मतलब जल्दी जल्दी ये पैटर्न बन रहा है। लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक है। इरेगुलर वेरिएशंस हमने यहाँ शो नहीं की हैं क्योंकि इरेगुलर सडन होती हैं तो उनका एज सच कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट्स शो किए हैं। आई होप यहाँ से थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी मिली होगी कि अगर हमें ग्राफ में देखना हो तो ये किस तरह का दिखता है, ठीक है। तो देखिए आपने ये चीज देखी, सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड के लिए एक स्ट्रेट लाइन जैसी हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो मतलब ये जो एक लीनियर ट्रेंड है हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए हमने, अगर आपको रिग्रेशनल एनालिसिस में याद होगा, हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स देखा था यहाँ, या फिर हम वहां पे रिग्रेशन लाइंस ड्रॉ करते थे। और वो रिग्रेशन लाइंस क्या होती थी? एवरेज लाइन, मतलब जो हमारा पूरा डेटा है उसके सेंटर से कहीं पास करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते थे जिससे हमें राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड का आइडिया होता था, ठीक है। अब जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स के अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं टाइम सीरीज को स्टडी करने में, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम्स में भी यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज उनके सिलेबस में ज्यादातर यही रहता है कि हम सेकुलर ट्रेंड की मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी की वेरिएशंस जो है वो स्टडी करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है और ये ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा टफ रहता है। इसलिए जो सिलेबस है उसमें मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड की ही ज्यादातर बात होती है। तो हम भी वही उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं हम वो स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो पहले एटलीस्ट हम उनके नाम देख लेते हैं ताकि आने वाली वीडियोस में जब आप मेथड्स पढ़ेंगे तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको एटलीस्ट वो सारे नाम पता हो कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड के क्या मेथड्स हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये मेंशन किया है, फर्स्ट इज फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड, देन वी हैव मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस,
मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड द लास्ट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये वैसे तो हमने रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ा है, लेकिन फिर भी चलिए हम एक छोटी सी वीडियो इस पे भी बना देंगे, थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जब हम आने वाली वीडियोस में ये सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा सारा। हम हर एक मेथड में देखेंगे कि ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, क्या टेक्निक यूज होती है, क्या इसमें स्टेप्स रहते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने से पहले आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा टाइम सीरीज का और टाइम सीरीज एनालिसिस का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी रहता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।